हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान जीवन, जो है पॉलिटिकल साइंस है, क्लास 7 का। समानता। समानता क्या है कि सबको बराबर का अधिकार देना, इक्वलिटी होना हर किसी में, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, लंगड़ा हो, मतलब हमको सबको समानता का अधिकार देना। अपने हर नागरिक को इक्वलिटी प्रदान करना, मतलब नौकरी से लेके और उस पे बिना भेदभाव से उसके साथ तो उसको काम में आगे बढ़ावा देना। समानता, ये हमारे को इसके बारे में पढ़ना है। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री हो या किसी भी जाति, धर्म या कोई भी शैक्षिक, उनके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो अनपढ़ हो, या और कोई भी आर्थिक पृष्ठभूमि से अमीर हो या गरीब हो से संबंध रखता हो, वे सब समान माने जाएंगे। किसके समान माने जाएंगे? मतलब वे सब समान माने जाएंगे, ये हमारा संविधान बोलता है। लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते असमानता ख़त्म हो गई। लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर है। यह ख़त्म नहीं हो, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान किया गया है। जहाँ पहले भेदभाव होता था और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून ही नहीं था। पहले पहले ज़माने में ऊंची जाति या छोटी जातियों का वो करती थी, और अंग्रेज लोग भी डिवाइड एंड रूल के सिद्धांत पे थे। जो बुक्स में लिखा गया है कि शोषण होता था छोटी जातियों का, जो गरीब लोग थे, अमीर लोग उनका शोषण करते थे। दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून ही नहीं था। अब अनेक कानून लोगों के सम्मान के लिए तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पहला कानून क्या है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेके कांता जैसी घरेलू काम करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थल और उसके व्यक्ति पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा क्या है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है। पहले ज़माने में क्या होता था कि सार्वजनिक स्थलों पे कि कुछ ही जाति के लोग जाते थे, और जो छोटी जाति के लोग होते थे उनसे वंचित रखा जाता था। उनको वहाँ पे नहाने नहीं दिया जाता था, उनको वहाँ से पानी का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता था। और जैसा कि खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाज़ार में हम ये नहीं पूछ सकते कि आप कौन सी जाति से हो। हमें वहाँ पे सबके साथ इक्वालिटी करनी है, क्योंकि ये हमारा कौन कहता है? भारत का संविधान कहता है। अनुच्छेद 14 से 18 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। सब लोग सार्वजनिक कुएँ, सड़कें, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? कुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, सड़कों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सड़कों का मतलब हर व्यक्ति रोड पे चल सकता है। उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन सी जाति से हो, कौन से धर्म से हो, या किस ग्रुप से आप ताल्लुक़ रखते हो। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूता पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। वो ये बोलता है, जब ये साफ़ करवाता है, देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि अमीर लोग उससे जूता साफ़ करवा रहे हैं और उसका जूता फेंक रहे हैं, लेकिन वो कहता है मेरे को मेरी मेहनत का पैसा मेरे हाथ में दो। तो ये चीज़ है, ये इसमें दिखाया समानता का अधिकार। ये हमारे पुराने पार्लियामेंट का वो है, जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट का चित्र है। शासन ने संविधान द्वारा मान किए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। कैसा लागू किया? पहला के कानून बनाए कई तरीके के, जो कि वुमेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कि भ्रूण हत्या, जो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो पेट के अंदर होते हैं, उनकी हम जांच नहीं कर सकते कि वो कौन सी लिंग का है, यह लड़का है, लड़की है। ये कानून, इस पर ठोस कानून बनाया गया है, तो उसमें उम्र कैद तक की सज़ा है। और दूसरा कानून है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके भी बनाया गया, और एक चाइल्ड लेबर के ऊपर है कि
हर 14 साल जो जो बच्चा उसको क्या है कि 14 साल से कोई चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई जो करता हुआ देखा गया तो उसको गिरफ्तारी का आदेश है कानून की तरफ से। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकारी की रखते हैं, लेकिन कुछ भी लोग हैं चोरी छुपे सब कानूनों का दुरुपयोग करते हैं। कानून के साथ सरकार ने उन समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक, जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट और एसटी हैं जो जंगलों में रहते थे, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। जैसे कि उनको नौकरियों के क्षेत्र में उनको बढ़ावा दिया है। जो शिक्षा के जो भारत सरकार के जो जितने भी वो हैं शिक्षा के जो कॉलेज हैं और जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उनकी सीट पक्की करी गई है, उनको आरक्षण दिया गया है। अतीत में उनको उनके जिन जैसा उनके साथ हो बस उनके साथ ना हो तो उनको अवसर प्राप्त किए जाएं। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम क्या मिड डे मील, जिसे मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी जो प्राथमिक सरकारी स्कूलों के जो बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनको खाना नहीं मिलता 2 वक्त का, तो वह जब उनको खाना नहीं मिलता था तो स्कूल छोड़ने लग गए थे, तो इसलिए सरकार ने स्कूल लगाई। इसमें क्या है वो स्कूल में भी आएंगे और उसके साथ साथ एक कुपोषण की जो हमारा देश जो कुपोषण से जूझ रहा था उससे भी निपटने में, और एक हंगर जो है जो भूख से जो बच्चे मर जा रहे हैं जिनको कई तरीके का वो नहीं मिल रहा, तो उनको भी एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाए। जो पोषक तत्व होते हैं जो उनको ज़रूरी होते हैं वो उनको खाना दिया जाता है। ये योजना सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी 2001 में। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इसे अपने स्कूल में 6 महीने के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे। सबसे पहले तमिलनाडु राज्य था। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव है। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया था। जब ये उनको खाना मिलने लगा तो स्कूल भी आने लग गए और नियमित रूप से पढ़ाई भी करने लगे। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने के लिए घर जाते थे, फिर वापस लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से उनसे मिड डे मील में उन्हें भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में भी उनकी प्रेजेंस में भी इम्प्रूवमेंट आया है। वे माताएं जिन्हें अपने पहले काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर पे आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से क्या जातिगत पूरकों को कम करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ भोजन करते हैं। और इसमें क्या है, सभी जातियों के, चाहे वो ब्राह्मण हो या वो ठाकुर हो या किसी भी जाति का हो, उन सब एक बच्चे एक साथ खाना खाते हैं, और चाहे वो दलित समाज से आता हो। और कुछ स्थानों पे तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं का भी काम पे रखा गया है। मिड डे मील भोजन के कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं और इसी कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे और उनके माल न्यूट्रिशन कुपोषण तक की शिकायत होती थी। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम और अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब होने के बावजूद भी हमारी सोच अभी भी हमारी पहले जैसी ही है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वह स्कूल हैं जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं, और वह हाई क्लास पढ़ाई पढ़ते हैं, और जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं उनसे बिल्कुल अलग है। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण है दृष्टिकोण, सोच। कई लोगों की सोच अभी भी पुरानी ही है। यद्यपि वे लोग जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टि को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में जो प्रजा, जिसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, समाज में डेमोक्रेटिक सोसाइटी में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिससे व्यक्ति और विभिन्न समाजों को सहयोग देना। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। आपने अभी तक पढ़ा कि जो भी
इतना सरकार ने और संविधान ने हमको फिर भी हमारे देश में असमानता है। इसका मुख्य कारण क्या है? लोगों में आपसी एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप ना होना, एक दूसरे के प्रति बेकार की भावना, हीन भावना होना। इसका मुख्य कारण है दृष्टिकोण, जो बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है, क्योंकि लोग जो हैं अलग अलग जाति धर्म में बटे हुए हैं और वह उनके ग्रुप बने हुए हैं छोटे छोटे, और भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध होने के बावजूद भी जाति धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला के आधार पर असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप उसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र में ऐसा ही है जहां समानता का अस्तित्व है और असमानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे। उदाहरण के लिए अमेरिका USA में अफ्रीका अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, जो अमेरिका में जो काले लोग थे जो उनके पूर्वज गुलाम थे, वे अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समानाधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब कोई भी गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। इस चित्र में रोजा पार्क्स एक अफ्रीका अमेरिकन औरत है जिन्होंने एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास बदल दिया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रोजा पार्क्स 1913 से लेकर 2005 तक इनका जीवन काल था। एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जिसने 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, जो सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया गया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। 1964 के वहाँ के जो नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल और धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध कर दिया। इसने ये भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सभी जगहों के सभी स्कूलों के दरवाजे खुले जाएंगे और उन्हें उन्हीं सभी स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के ही सामर्थ्य है जहाँ कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों का जैसा ही है। अब हम ये देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश, जो आर्टिकल 15 है, उसमें क्या लिखा है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थल के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थल या उनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। जाति, मूलवत और जन्म स्थल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध ये नहीं कर सकता। कैसे? धर्म, वो कौन से मूल का है, कौन सी जाति का है, कौन से लिंग का है और उसका जन्म स्थल का है, इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थल या इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक का मतलब केवल जाति, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर किसी दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल पर प्रवेश या पूर्णता या आधे उसमें राज्य निधि से पोषित या सरकार साधारण जनता के प्रयोग के लिए जो भी कुएं हैं, तालाब है, स्नान घाट है, सड़क है, सार्वजनिक समागम के स्थान के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता या संबंध का अधीन नहीं होगा।
इसमें हमें बताया गया है कि भारत का जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है कि धर्म मूल वंश जो उसका मूल वंश वो कहाँ का है, जाति, लिंग या जन्मस्थल के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और कोई भी नागरिक को उसके धर्म, मूल वंश, जाति, नील और इनमें से किसी के आधार पर किसी दुकान, सार्वजनिक होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल पे प्रवेश पे निषेध नहीं लगाया जाएगा, या तो पूर्णतः या भाग्यतः या राज्य निधि से पोषित, या तो जो पूर्ण हो या पार्टली हो या राज्य निधि से हो या साधारण जनता के प्रयोग के लिए जो कुएं हैं, तालाब हैं, स्नान घाट हैं, उसका भी निषेध नहीं कर सकता।